and maturation of bone formation. It usually also, it usually also ये बोन फॉर्मेशन और मैच्योरेशन के अलावा रीजनरेशन और कंटिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बोन को भी ये मैनेज करता है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन देखेंगे, जिसमें से पहला है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। सो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन क्या होता है कि जो मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू होता है उससे जब बोन डायरेक्टली फॉर्म हो जा रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बोलेंगे, जिसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि मेसेनकाइमल सेल्स क्लस्टर बनाना है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑसिफिकेशन सेंटर फॉर्म करता है इस जगह पे। और सेकंड स्टेप जो है वो ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोब्लास्ट को एक जगह पे ट्रैप करता है, जिससे जो ऑस्टियोइड्स हैं वो ऑस्टियोसाइट्स बन जाते हैं। और जो थर्ड स्टेप है वो यहाँ पे एक लेयर होता है। ये जो रेड वाली स्ट्रक्चर दिख रही है वो नर्व्स है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बोन्स के पोर्स हैं। तो यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको ट्रेबेक्युलर मैट्रिक्स कहते हैं, प्रोस्टियम में वो बनता है। उसके बाद जो है इसके अंदर नर्व सप्लाईज आती है और बोन मैरो की फॉर्मेशन होती है। तो इस वाले ये जो प्रोसेस है उसको इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कहते हैं। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन वो है जो मेसेनकाइम सेल से बोन की फॉर्मेशन होती है, उसको इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बोलते हैं। सेकेंड तरह का एक और ऑसिफिकेशन प्रोसेस है जिसको एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन बोलते हैं। ये मच ऑफ अ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ऑसिफिकेशन है। इसमें क्या होता है कि जो प्री फॉर्म्ड कार्टिलेज सेल्स होते हैं, प्री फॉर्म कार्टिलेज होती है, उससे बोन फॉर्मेशन होती है। तो इसका ये 5 स्टेप्स की फॉर्मेशन है। सबसे पहले जो कार्टिलेज है वो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, जिसमें ब्लड या फिर ब्लड वेसल्स वगैरह ये सब प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो कार्टिलेज इसमें ये कार्टिलेज वगैरह पहले से बने रहते हैं। उसके बाद इसमें ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की प्रेजेंस में जो कार्टिलेज है उसका ऑसिफिकेशन होता है, यानी कि वो उससे बोन बनता है। इसमें इफिजियल प्लेट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जिससे फर्दर ग्रोथ होता है। ये हमारे दो तरह का ऑसिफिकेशन हो गया। अब एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि इंट्रामेम्ब्रेनस और एंडोकॉन्ड्रल में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम पॉइंट्स की बात करें कि कौन सा ऑसिफिकेशन किस पार्ट में होता है, तो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन क्रेनियल बोल्ट, यानी कि इस वाले पार्ट को क्रेनियल बोल्ट कहते हैं, जो हेड का स्कल का पार्ट होता है, वहां की ऑसिफिकेशन प्रोसेस इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है। जो मैक्सिला और मैंडिबल, जिसको जॉ बोन कहते हैं, वो ये है। मैक्सिला और मैंडिबल की ऑसिफिकेशन भी होती है इंट्रामेम्ब्रेनस फॉर्म से। और क्लेविकल की ऑसिफिकेशन इंट्रामेम्ब्रेनस फॉर्म से होती है। अगर आप इसको देखा जाए, अगर कोई पूछे कि ऐसा यूजुअली क्यों होता है, तो जो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है वो हमने ऑलरेडी देख रखा है कि ये बोन डायरेक्टली बन रहा है मेसेनकाइम सेल से। तो रीजन बिहाइंड, जब बेबी का बर्थ होता है तो यूजुअली नेचुरल प्रोसेस में हेड पहले बाहर आता है। तो हेड के प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ इस वाले ये हेड रीजन पहले निकलता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए जो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है, जिससे वो जो बोन है वो ऑलरेडी मैच्योर फॉर्म में बेबी का बर्थ होता है। और जो एंडोकोनल ऑसिफिकेशन है वो स्कल के बेस पे होता है। स्कल का बेस है जो स्पाइन में कनेक्ट होता है हेड बोन से, उससे होता है। और वर्टिब्रेट जितने भी होते हैं, जो हमारी स्पाइन की जितनी भी हड्डियां होती है, बोन्स होती हैं, वो पेल्विस बोन इसको कहते हैं। ये पेल्विस रीजन की बोन है। और जितने भी लॉन्ग बोन्स हैं, फीमर हो गया, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, टिबिया हो गया, ये सारे बोन्स लॉन्ग बोन्स में आते हैं। और इनकी ऑसिफिकेशन सेकंड वाले प्रोसेस से, यानी कार्टिलेज से, जो इफिजियल प्लेट से थ्रू ग्रोथ बेसिकली। इस वाले प्रोसेस में एक मेजर पॉइंट
पॉइंट ये होता है कि इसमें ग्रोथ ज़्यादा होता है। अगर इन जनरल ग्रोथ देखा जाए तो इस गर्ल में भी ग्रोथ होती है थोड़ा, बट कंपैरेटिवली अगर हाइट की बात करें तो हाइट मेजरली डिपेंड करता है लॉन्ग बोन्स पे। तो लॉन्ग बोन्स में एक्सियल प्लेट होती है, जिसके कारण ये जो सेकंड ऑसिफिकेशन का तरीका है एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, वो लॉन्ग बोन्स में होती है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ऑसिफिकेशन तो हम लोग समझ गए, अब क्या क्या फैक्टर्स ऑसिफिकेशन को अफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में एक कंडीशन होती है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें क्या होती है, जो सर्टेन जीन्स रिस्पांसिबल होते हैं बोन फॉर्मेशन के लिए, उसमें इफेक्ट आ जाता है, जिसका डिटेल्स हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड है हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर बहुत सारे हार्मोन जो ग्रोथ में रिस्पांसिबल हैं, जिसके कारण ग्रोथ होती है। अभी बोन की बात हो रही है तो बोन की लंबाई बढ़ेगी इफिशियल प्लेट के कारण, तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ हो रही है, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन्स का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, थायराइड हार्मोन का इन्फ्लुएंस होता है। तो हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म के केस में ऑसिफिकेशन काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। थर्ड है न्यूट्रिशनल फैक्टर। न्यूट्रिशनल फैक्टर अगर हम लोग देखेंगे तो किसी बच्चे को अगर मालन्यूट्रिशन है, किसी पेशेंट को मालन्यूट्रिशन है, या फिर उसको विटामिन डी की डिफिशियंसी है, तो उससे रिकेट्स हो सकती है। और चिल्ड्रंस में डेफिशिएंसी के कारण रिकेट्स होती है, और एडल्ट्स में डेफिशिएंसी के कारण ऑस्टियोमेगालिया होती है। सिर्फ कमी के कारण नहीं, अगर एक्सेस ऑफ विटामिन ए भी रहेगा, वो भी बोन के ग्रोथ में इंटरफेरेंस कर सकता है। तो ये हमने तीन चीज देख लिया। सबसे पहले देखा था हमने जेनेटिक फैक्टर, सेकंड हमने देखा था हार्मोनल फैक्टर, थर्ड हमने देखा था न्यूट्रिशनल फैक्टर। अब ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करता है ग्रोथ पे। एक और फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटी, ये डायरेक्टली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ वी ट्रीट आवर बॉडी। इसमें यूजुअली देखा जाए तो कोमा पेशेंट्स अगर देखा जाए तो कोमा पेशेंट्स में क्या होता है कि अगर उनका कोमा का ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग्ड है, अगर वो प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट में है और कोई एक्टिविटी इन जनरल भी अगर कोई नहीं कर रहा है, तो उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है बोन में, क्योंकि बोन की एक्टिविटी नहीं हो रही है, बोन एक ही जगह पड़ा हुआ है, तो इसके कारण फिजिकल एक्टिविटी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। आगे हम लोग देखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब ऑसिफिकेशन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहला केस जो मैंने अभी पहले बताया था ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने, वो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। और इसमें क्या होती है कि ये एक बेबी का, एक छोटे बच्चे का एक्सरे है। इसमें हम लोग देख सकते हैं ये जो फीमर बोन है, इसमें ये सही ढंग से डेवलप नहीं हुआ है, और इसमें वो काफी ज्यादा इधर उधर हो गया है बोन। और इसमें भी जो नीचे की बोन है टिबिया एंड फिबुला, ये सब में भी इशू हो गया है। तो ये सब जो रीजन है इसका ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बोन की डिफॉर्मिलिटीज होती है, जो कि यहाँ साफ दिख रहा है, शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है। अब बोन अगर डिफॉर्म कर जाएगा तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उससे वाजिब सा बात है वो शॉर्ट हो जाएगा। और इसमें जो मैनेजमेंट है, जो अगर किसी कोई ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का पेशेंट है या कोई इस कंडीशन हो गया है उसको, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? तो उसको फिजिकल थेरेपी दी जा सकती है, उसको ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन यानी कि क्लिनिकली ट्रीट किया जा सकता है, मेडिकेशंस दिया जा सकता है। जो पेन होता है यूजुअली अगर अनकॉमन रूप से बॉडी अगर ट्विस्ट होगी तो वहाँ के वेसल्स, वहाँ के न्यूरॉन्स सारे कुछ डिस्टर्ब होंगे, इसके कारण बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है यूजुअली जॉइंट्स वगैरह में, तो उसको ध्यान से रखना चाहिए ऐसे केसेस में। तो ये हमारी हो गई ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमन बोन की इशू है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो नॉर्मल बोन होती है उसमें पोर्स होते हैं, वो पोर्स छोटे होते हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में वो जो पोर्स होती है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है बेसिकली वो पोर्स, और ये यूजुअली एडल्ट्स में होता है। वुमेन्स में जब मेनोपॉज खत्म हो जाता है तो उस स्टेज में हार्मोनल चेंजेस के कारण
बोन बेसिकली लॉस्ट हो जाता है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होती है। इसकी प्रिवेंशन और मैनेजमेंट अगर देखें तो इसमें कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स और ये सब अगर दिया जाए तो ये ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प होता है। और वाटर बियरिंग, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस और फार्माकोथेरेपी जो कंडीशंस होती हैं, इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ताकि मतलब अगर कोई पेशेंट है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है तो वो अपने बॉडी पे कम वेट रखे, क्योंकि ऑलरेडी उसकी हड्डियां कमजोर हो रखी है, क्योंकि बोन्स ज़्यादा डेवलप हो रखे हैं। तो ये हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट, ग्रोथ प्लेट इंजरीज। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि इफिजियल प्लेट्स होती हैं बोन में, जिसके कारण ग्रोथ होती है। अगर उस प्लेट्स में डैमेज आ गई तो उस कंडीशन को ग्रोथ प्लेट इंजरीज कहते हैं। इसके कारण जो ग्रोथ है बोन का वो डेवलप नहीं हो पाता। अब अगर कॉमन सेंस से सोचा जाए तो ये ग्रोथ प्लेट इंजरीज किस में होगी? बड़ों में तो होगी नहीं, उनका एडल्ट में होगी नहीं, क्योंकि उनका बोन ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका होता है। ये कंडीशन यूजुअली बच्चों में पाया जाता है। उनकी एपिजियल प्लेट डैमेज हो जाती है, जिसके कारण उनका आगे ग्रोथ नहीं हो पाता। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है इस कंडीशन का? तो वो रीअलाइनमेंट है, फिक्सेशन है, या सर्जरी। सर्जरी के द्वारा उनका बोन का रीअलाइनमेंट हो गया या फिक्सेशन हो गया, ऐसे इस कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है। और आफ्टर दैट प्रॉपर मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, ऑप्टिमल बोन हेल्थ हीलिंग होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस, ताकि यूजुअली क्या होता है, अगर किसी एक पैर में एपिजियल प्लेट डिस्टर्ब हो गया तो एक पैर की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल होगी और सेकंड वाले की छोटी हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में उनको उस हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट, तो इस बेसिकली इस प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन क्या है? लास्ट टॉपिक हमने क्या सीखा? ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन दो तरह की होती है, इंट्रामेम्ब्रेनस और इंट्राकॉन्ड्रल। उसके बाद हमने देखा उसमें फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हमने देखा उसके जो कंडीशंस डेवलप होती है। तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ फ्यूचर डॉक्टर, व्हाट वी शुड मोर फोकस ऑन, ऐसे कंडीशंस को ट्रीट और हैंडल कैसे किया जाए। तो वो हमने अभी सारा कंडीशन देखा। समरी मैंने ऑलरेडी दे रखा है। ऑसिफिकेशन हमने देख लिया, डिसऑर्डर हमने देख लिया, और प्रिवेंशन ऑलरेडी डिस्कस्ड। मेरा स्लाइड इतना ही था। थैंक यू।